मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम देख लेते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पॉइंट मेथड। सो पॉइंट मेथड में क्या है? पॉइंट इलास्टिसिटी रेफर्स टू प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट एनी पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हम पॉइंट इलास्टिसिटी में किसी भी डिमांड कर्व के किसी भी पॉइंट पे जो है हम देख सकते हैं कि इलास्टिसिटी कितनी हो रही है। तो सबसे पहले जो हमारे पास आ जाता है लीनियर डिमांड कर्व। लीनियर डिमांड कर्व जैसे ये हमारे पास MN जो है एक डिमांड कर्व, एक लीनियर डिमांड कर्व है। ठीक है, यहाँ पे एक ये जो फॉर्मूला है, यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसके बराबर होती है। दैट इज़ लोअर पोर्शन ऑफ डिमांड कर्व, जो न्यूमरेटर है उसमें लोअर पोर्शन आएगा और जो डिनोमिनेटर है उसमें अपर पोर्शन आएगा। तो इसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल मुझे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखनी है एट पॉइंट ए। तो ए पॉइंट पे मेरे पास इलास्टिसिटी क्या होगी? दैट इज़ AN, दिस इज़ लोअर पोर्शन एंड दिस इज़ अपर पोर्शन ओवर AM। ठीक है, सिमिलरली मुझे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखनी हो एट पॉइंट C। अगर C पे देखना है तो मेरे पास क्या आ जाएगा? इलास्टिसिटी CN ओवर CM। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट पे इलास्टिसिटी देख सकते हैं। इसको एक फर्दर एक और जो है डायग्राम के साथ हम देखते हैं, समझते हैं। राइट, सो सपोज दिस इज़ आवर डायग्राम। ये हमारे पास कोई भी एक डिमांड कर्व है, तो इस डिमांड कर्व के थ्रू भी हम देख सकते हैं। सपोज हमारे पास ये डिमांड कर्व है, दिस इज़ मे बी AM। राइट, तो OX एक्सिस पे हमारे पास वही क्वांटिटी डिमांडेड लिया है, OY एक्सिस पे हमने प्राइस को लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी एक जो है, यहाँ पे जो बिल्कुल 45 डिग्री पे यहाँ पे जो कट करेगा, ठीक है, तो ये जो होगा, ये सपोज E, ये दोनों को इक्वली डिवाइड करेगा। राइट, तो पॉइंट यहाँ पे जो E पॉइंट है, इलास्टिसिटी एट पॉइंट E पे हमारे पास क्या होएगा? EM ओवर AE। क्योंकि ये आपस में बराबर हैं तो कट के क्या हो जाएंगे? 1। यानी कि यहाँ पे इलास्टिसिटी क्या रहेगी? इक्वल टू 1। हेयर इलास्टिसिटी वुड बी इक्वल टू 1। ठीक है, अब E और M के बीच में कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, सपोज E1 ले लिया हमने। अब E1 पॉइंट पे क्या होगा? मेरे पास जो इलास्टिसिटी होगी E1M ओवर EE1। ठीक है, सॉरी EE1 नहीं, E1A। राइट, E1M ओवर E1A आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें साफ तौर पे पता चल रहा है कि हमारा न्यूमरेटर जो है छोटा है, डिनोमिनेटर जो है बड़ा है। न्यूमरेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो, तो दैट इज़ लेस देन 1। यानी कि इस पॉइंट से लेके अगर आप इस पॉइंट तक M तक देखोगे तो हमारे पास इलास्टिसिटी इज़ लेस देन 1। ठीक है, एक कोई भी पॉइंट आप E2 ले लीजिए यहाँ पे। राइट, तो अगर आप इलास्टिसिटी एट द पॉइंट E2 देखोगे तो विच इज़ E2M ओवर AE2। ठीक है, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर क्या है? छोटा है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? दैट वुड बी कि हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे ग्रेटर देन 1। जो पहले लेस देन 1 था E1 पे, अब क्या हो गया? ग्रेटर देन 1। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप देखोगे तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ ग्रेटर देन 1। अब इस M पॉइंट पे देखिए क्या होगी इलास्टिसिटी। M पॉइंट पे देखा जाए तो क्या है हमारे पास? ये 0 है, नीचे न्यूमरेटर तो कुछ भी है ही नहीं, लोअर पोर्शन कोई नहीं है, अपर पोर्शन पूरा का पूरा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी विल बिकम 0। ठीक है, और अगर आप A पॉइंट पे देखेंगे क्या होगा?
इलास्टिसिटी, ये हो गया एम पॉइंट पे, ये हो गया ए पॉइंट पे इलास्टिसिटी क्या बनेगा अपने पास, यहाँ पे पूरा का पूरा ए एम का ए एम है लोअर, ऊपर क्या है हमारे पास, कुछ भी नहीं है, ज़ीरो, सो इट विल बिकम इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू 1, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, 0 एंड इन्फिनिटी। ठीक है, ये हम पॉइंट सिस्टम के थ्रू, पॉइंट मेथड के थ्रू देख सकते हैं। एक लीनियर डिमांड कर्व में हम किसी भी पॉइंट पे देख सकते हैं। कैसे, क्या करना है हमें, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला पुट करना है, लोअर सेगमेंट ओवर अपर सेगमेंट, राइट। सो दिस इज द पॉइंट मेथड। सिमिलरली हम देख लेते हैं, ये पहले लीनियर देखी थी, अब हम देखते हैं नॉन लीनियर कर्व। ठीक है, नॉन लीनियर में क्या है, ये डी डी हमारे पास नॉन लीनियर कर्व है। अब इस केस में हम कैसे देखेंगे, देखिए इस केस में हम एक टेंजेंट बनाएंगे जो कि उस पॉइंट के साथ जो है टच करता हूँ। तो ऐसा टेंजेंट, जैसे एम एन हमने टेंजेंट बनाया और मैंने पी पॉइंट पे इलास्टिसिटी देखना है, तो इलास्टिसिटी पी पॉइंट पे क्या होगा, पी एन ओवर एम पी, यानी कि जो इलास्टिसिटी का हमारे पास पहले था फॉर्मूला वही अब है, लोअर सेगमेंट ओवर अपर सेगमेंट। लेकिन अब क्या हो गया, नॉन लीनियर कर्व के थ्रू हम देख रहे हैं, जहाँ पे हमें पहले टेंजेंट बनाना होगा और वो टेंजेंट जिस पॉइंट पे जैसे टच करेगा उसके अकॉर्डिंगली हम जो है लोअर सेगमेंट ओवर अपर सेगमेंट सेम फॉर्मूला से देख सकते हैं कि उसमें इलास्टिसिटी कितना है। नाउ लुक एट द आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आर्क इलास्टिसिटी मेथड देखते हैं। तो इस मेथड में क्या है कि इस तरीके से हमारे पास एक डिमांड कर्व है। तो इसमें क्या है कि जैसे एसी में एक आर्क जो है हम बनाएंगे और उसके थ्रू जो है यहाँ पे इस मेथड में मेजरमेंट की जाएगी। तो आर्क इलास्टिसिटी है क्या चीज़, आर्क इलास्टिसिटी इज द इलास्टिसिटी एट द मिड पॉइंट ऑफ एन आर्क ऑफ अ डिमांड कर्व। जो एक डिमांड कर्व के जो आर्क है उसके मिड पॉइंट में से जो है मेजर की जाती है उसको हम आर्क इलास्टिसिटी कहते हैं। जैसे पॉइंट मेथड में क्या है, पॉइंट मेथड में हम पर्टिकुलरली एक पॉइंट ले रहे होते हैं, 1 पॉइंट या सी पॉइंट या कोई भी एक जो है पॉइंट ले रहे होते हैं। आर्क इलास्टिसिटी में हम जो है दोनों का एवरेज ले रहे होते हैं। जैसे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी ओवर हाफ ऑफ सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइड चेंज इन प्राइस ओवर हाफ ऑफ सम ऑफ प्राइजेस। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये जो एक माइनस का साइन है वो हमारा साथ साथ चलता है बिकॉज देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, राइट। तो दैट इज चेंज इन क्वांटिटी डेल्टा क्यू ओवर 1/2 Q1 प्लस Q डिवाइड डेल्टा P ओवर 1/2 P1 प्लस P। ठीक है, इसको मोर रिफाइन करते करते हम लिख देते हैं डेल्टा Q का मतलब है Q1 ओवर माइनस Q। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जैसे P है जो हमारे पास मे बी दिस इज इनिशियल प्राइस, ठीक है, P1 इज अ न्यू प्राइस, Q हमारे पास क्या है, इनिशियल क्वांटिटी, और Q1 हमारे पास क्या है, न्यू क्वांटिटी। तो जैसे मेरे पास चेंज इन क्वांटिटी है तो क्या आ गया मेरे पास Q1 माइनस Q, चेंज इन प्राइस है तो क्या आ गया मेरे पास P1 माइनस P। ठीक है, अब ये हाफ ऑफ सम ऑफ क्वांटिटीज़ है, देखा जाए तो ये क्या है, एक एवरेज है, एवरेज ऑफ प्राइस एंड एवरेज ऑफ क्वांटिटी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे पूरा रिफाइंड फॉर्म में तो दिस इज Q1 माइनस Q ओवर Q1 प्लस Q मल्टीप्लाई P1 प्लस P ओवर P1 माइनस P, क्योंकि 1/2 आपस में यहाँ पे कैंसलेशन हो गया। सो दिस इज आर्क इलास्टिसिटी मेथड, राइट। ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये आपको इतना की थ्योरी पता होनी चाहिए। नाउ वी कैन सी लास्ट मेथड दैट इज रेवेन्यू मेथड।
तो रेवेन्यू मेथड में जो हमने ये लिया एक डायग्राम, तो ये डायग्राम में ये जो है ये AR है। तो डिमांड कर्व को प्राइस कर्व भी कहते हैं, AR कर्व भी कहते हैं। तो प्राइस शुड बी इक्वल टू द AR, एवरेज रेवेन्यू, ठीक है। दूसरी जो कर्व है हमारे पास MR है, ठीक है, दैट इज़ मार्जिनल रेवेन्यू, एंड दिस इज़ AR, एवरेज रेवेन्यू। तो इसका आपको फॉर्मूला सिर्फ पता होना चाहिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू ओवर एवरेज रेवेन्यू माइनस मार्जिनल रेवेन्यू। कि कहीं पे भी अगर मेरे को AR MR के फॉर्म में इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करना है, मेजर करना है, तो आ जाएगा AR ओवर AR माइनस MR, राइट। तो ये थे हमारे 5 मेथड्स टू मेजर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हम देख लेते हैं फैक्टर्स डिटर्मिनिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें पहला है हमारे पास नेचर ऑफ कमोडिटी। अब नेचर ऑफ कमोडिटी पे बड़ा डिपेंड करता है कि नेसेसिटी है, कंफर्ट है कि लग्जरी है। अगर तो नेसेसिटी है तो उसका इलास्टिसिटी कम होगा, राइट। नेसेसिटी चीज़ ऐसी है जितना मर्जी प्राइस हो आप उस चीज़ को कंज्यूम करेंगे ही करेंगे। अगर कंफर्ट है तो उसका इलास्टिसिटी उतना बढ़ेगा, लग्जरी है तो उसका इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि लग्जरी आइटम्स में आप ये देखोगे कि मैं इसके बिना भी चला सकता हूँ, तो वहाँ पे इलास्टिसिटी बढ़ जाएगा। देन अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स। अब जिन चीज़ों के सब्सटीट्यूट्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं वो चीज़ें ज़्यादा इलास्टिक होती हैं। अगर मेरे पास सब्सटीट्यूट अवेलेबल है, प्राइस चेंज हो गया, प्राइस बढ़ गया एक चीज़ का और उसका सब्सटीट्यूट अवेलेबल है, तो मैं सब्सटीट्यूट की ओर स्विच कर जाऊंगी। और अगर सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है तो फिर इनइलास्टिक होगा, चाहे प्राइस में जितना मर्जी चेंज आए मुझे वो चीज़ खरीदनी ही पड़ेगी। गुड्स विद डिफरेंट यूजेस। जो गुड्स डिफरेंट यूजेस के लिए होते हैं, लाइक मिल्क है, तो मिल्क में क्या होएगा कि हम उसको पनीर भी बना सकते हैं, उसका आइसक्रीम भी बना सकते हैं, उसकी चाय भी बना सकते हैं, कॉफ़ी भी बना सकते हैं, उसको कंज्यूम भी कर सकते हैं। ऐसे चीज़ों का जो है इलास्टिसिटी ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर प्राइसेस बढ़े तो मैं जो अननेसेसरली यूज़ कर रही थी मिल्क का, मैं वो कंजम्पशन डेफिनेटली कम कर दूंगी और सिर्फ नेसेसिटी के लिए उसको यूज़ करूंगी। एंड देन पोस्टपोनमेंट ऑफ द यूज़, कि हम कितनी कौन सी चीज़ है जिसको पोस्टपोन कर सकते हैं, किसकी चीज़ जो है डिमांड है जिसके हम पोस्टपोन नहीं कर सकते। जिसको हम पोस्टपोन कर सकते हैं वो ज़्यादा इलास्टिक है, जिसको हम पोस्टपोन नहीं कर सकते वो कम इलास्टिक है। इनकम ऑफ कंज्यूमर, तो इलास्टिसिटी का एक जो इम्पेक्ट है, जो पर जो इम्पेक्ट पड़ता है दैट इज़ इनकम का इम्पेक्ट पड़ता है, कि अगर कंज्यूमर की इनकम बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए उतनी ही चीज़ें इनइलास्टिक होंगी, क्योंकि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्राइस क्या है, उसने जो लेना है वो लेना है। अगर इनकम कम है तो उस पर्सन के लिए इलास्टिसिटी चीज़ों की बढ़ेगी। अगर प्राइसेस बढ़ता है तो उसके पास अब मनी उतना नहीं होगा खर्चा करने के लिए, तो डेफिनेटली उसका जो है डिमांड कम होगा। हैबिट ऑफ कंज्यूमर, अब यहाँ पे हैबिट का एक बहुत बड़ा रोल है। अगर किसी कंज्यूमर का हैबिट है कि मैंने इतना खर्चा करना है या ये चीज़ लेनी ही है, तो वो देखेगा नहीं क्या प्राइसेस है, वो उस चीज़ को लेगा। एंड देन प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन कमोडिटी। अब जैसे सपोज सॉल्ट है, सॉल्ट के लिए हम कितना खर्चा कर लेते हैं, ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर हम कहें 100 रुपया का हम जो है थैली ले आएंगे, और 100 रुपया जो है हमारे इनकम का, अगर 50,000 इनकम है तो उसके लिए 100 रुपया बहुत छोटी चीज़ है। तो जो चीज़ जिस चीज़ के लिए हम बहुत छोटा प्रपोर्शन यूज़ करते हैं, और अगर मंथली सॉल्ट की कंजम्पशन के लिए हम देखें तो शायद 10-20 रुपये का जो होगा कंजम्पशन, तो अगर बहुत छोटा प्रपोर्शन है इनकम का जो हम किसी पर्टिकुलर कमोडिटी पे यूज़ कर रहे हैं, तो उस वो पर्टिकुलर चीज़ इनइलास्टिक होगी। सॉल्ट का अगर रेट बढ़ भी जाए तो भी हम उतना की कंज्यूम करेंगे, और अगर कम हो जाए तो भी हम उतना की यूज़ करेंगे, क्योंकि इनकम का बहुत छोटा प्रपोर्शन हम सॉल्ट के कंजम्पशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें कि कोई और ऐसा प्रोडक्ट है, लाइक LED है या फिर मोबाइल फ़ोन है या फिर कोई और प्रोडक्ट है जिसके बिना हम रह सकते हैं, या फिर जिस पे हम
इनकम का बहुत बड़ा प्रोपोर्शन यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे इलास्टिसिटी बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर आपके पास इनकम होगा तो ही आप यूज़ कर पाओगे, अगर आपके पास इनकम नहीं होगा तो आप उस चीज़ को नहीं बाय कर सकते। उस केस में प्राइजेस के चेंज होने से डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज होगा, अगर कोई ऐसी चीज़ है जिस पे इनकम का बहुत बड़ा प्रोपोर्शन लग रहा है। देन प्राइस लेवल, एक जो है प्राइस लेवल का भी फ़र्क होता है कि प्राइस डेफिनेटली कितना प्रोपोर्शनेटली बढ़ रहा है। अगर थोड़ा बहुत ही बढ़ रहा है तो इतना डिमांड में फ़र्क नहीं आता है, अगर यही बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर डिमांड में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। यानी कि प्राइस लेवल का इलास्टिसिटी पे ओवरऑल भी फ़र्क पड़ता है। देन टाइम जो है, टाइम इज़ ऑल्सो ए फैक्टर। अब देखिए जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कोविड-19 आ गया, राइट। अब क्या है कि अचानक से हेल्थ इंश्योरेंस की इंडस्ट्री पे बहुत बड़ा प्रेशर आया है, ठीक है, कि अब बिकॉज ऑफ दैट अनसर्टेनिटी हेल्थ इंश्योरेंस बिका भी ज़्यादा है और हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम्स भी ज़्यादा लिए गए हैं। दिस डिपेंड्स अपॉन द टाइम, राइट, क्योंकि ये एक बहुत अनसर्टेन टाइम है। अदरवाइज़ हम देखें शॉर्ट पीरियड में जो होता है चीज़ें इनइलास्टिक होती हैं। अब कोविड-19 भी क्या है कि ये हम शॉर्ट पीरियड फिनोमिना कह सकते हैं, लॉन्ग पीरियड फिनोमिना नहीं इसको हम कह सकते हैं। तो इसमें क्या है, कुछ चीज़ों का डिमांड इनइलास्टिक है, राइट, लेकिन लॉन्ग पीरियड में क्या होता है, चीज़ें चेंज हो सकती हैं जिसकी वजह से इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है। देन जॉइंट डिमांड, सपोज यू हैव कार इन योर होम, आपके पास एक कार है, अब आप पेट्रोल के लिए तो नहीं सोचोगे, कार को तो चलाओगे। तो जॉइंट डिमांड के केस में क्या होता है कि अगर आपके पास एक है तो दूसरे चीज़ की कंजम्पशन आपके लिए अपने आप ही इनइलास्टिक हो जाती है, राइट। और अगर आपके पास एक चीज़ नहीं है तो फिर वो दोनों ही चीज़ों के लिए आपके पास डिमांड इलास्टिक होएगी। तो एक चीज़ है तो दूसरे का डिमांड अपने आप इनइलास्टिक हो जाएगा, या फिर हम कह देते हैं लेस इलास्टिक हो जाएगा। जैसे अगर कार है तो आप पेट्रोल भरवाओगे भी और उसको यूज़ भी करोगे, चाहे पेट्रोल के दाम जितने मर्जी ज़्यादा क्यों ना हो। सो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। अब हमारा मेजरमेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ख़त्म हो गया, फैक्टर्स डिटर्मिनिंग हमें कर लिए, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।